आज सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने स्वतंत्रता के 73 सफलतापूर्वक वर्ष पूरे किए। हम 74वां स्वतंत्रता दिवस आज मना रहे हैं। तो हमने सोचा कि कई मित्रों ने कहा भी था कि जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा झंडा है, इसके मान अपमान, इसके फहराने के तरीके आदि के बारे में कुछ बताने के लिए। तो आज की वीडियो का विषय ध्वजा संहिता है, भारतीय ध्वजा संहिता। असल में भारतीय ध्वजा संहिता जो पुरानी थी, जो कि 1950 में बनी थी, उस उसमें ये था कि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति अपने संस्थानों पर, अपने घरों आदि पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा सकता है। तो फिर नवीन जिंदल 1996 में इसके लिए न्यायालय गए और 2002 में जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया उसमें कहा गया कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना हर व्यक्ति का मूल अधिकार है, हर भारतीय नागरिक का मूल अधिकार है। तो उसके बाद सन 2002 में नई ध्वजा संहिता बनाई गई, जिसे लागू किया गया 26 जनवरी सन 2002 को, भारतीय ध्वजा संहिता 2002 में। इसके अंतर्गत हम ध्वजा, हमारा झंडा कैसा हो, उसको फहराने का तरीका क्या है, मान अपमान के बारे में कि कैसे क्या नहीं किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, इत्यादि चीज़ों के बारे में उपबंध किया गया है। अगर आप ध्वजा संहिता के पालन में असफल रहते हैं तो क्या होगा? तो अगर हम ध्वजा संहिता के पालन में असफल रहते हैं तो उसके लिए दो अधिनियम, एक सम प्रतीक नाम अनुचित प्रयोग निवारण अधिनियम 1950 और दूसरा राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 बनाया गया है, जिसके अंतर्गत कार्यवाही होती है, जिसमें कि 1 मास से लेकर 2 वर्ष तक अलग अलग अपराधों के लिए सजा है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि ध्वजा संहिता क्या कहती है। ध्वजा संहिता वास्तव में तीन भागों में बटी हुई है, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। भाग 1 सामान्य उपबंधों की बात करता है कि ध्वज कैसा होगा, कब कहाँ प्रयोग किया जाएगा, कैसे प्रयोग किया जाएगा। इसके अलावा भाग 2 और भाग 3 इसके फहराए जाने के अवसरों, झंडे को झुकाया जाना इत्यादि के बारे में बताती है। सबसे पहले हम देखते हैं ध्वजा संहिता की भाग 1 ध्वजा की संरचना के बारे में क्या बताता है। सामान्य सी बात है, आप सबको पता है कि भारतीय झंडे में 3 अलग अलग रंग की पट्टियां होंगी, तीनों की चौड़ाई एक समान होगी, तीनों आयताकार होंगी। और जो सफ़ेद वाली पट्टी है बीच में, सबसे ऊपर जो पट्टी होगी वो केसरिया रंग की होगी। ये ध्यान देने वाली बात है कि लाल रंग नहीं, ये केसरिया रंग है, केसरी रंग। और सबसे नीचे की पट्टी हरे रंग की होगी, दोनों के बीच में एक पट्टी होगी जो कि सफ़ेद रंग की होगी। और सफ़ेद रंग की पट्टी के बीचों बीच एक नेवी ब्लू यानी समुद्री नीला रंग का एक चक्र बनाया जाएगा, जिसे अशोक चक्र कहा जाता है, जिसमें 24 धारियां होंगी। हम किसी तरह से भी बना सकते हैं, प्रिंट करके, छाप कर, स्क्रीन प्रिंटेड छपा हुआ, पेंसिल से या किसी भी चीज़ से काढ़ा जा सकता है। लेकिन जो है ये स्पष्ट तौर पर दोनों तरफ से हमारा झंडा एक जैसा दिखाई देना चाहिए, ये विशेष बात है। और झंडा किस चीज़ पर बनाया जाएगा? भारत का जो झंडा होगा वो चाहे चरखे से काट कर बनाया जाए, हाथ से बनाया जाए, ऊनी, सूती, सिल्क, खादी, किसी भी कपड़े का होना चाहिए। यानी कि भारतीय झंडा जो प्रयोग किया जाएगा वो कपड़े का प्रयोग किया जाएगा। अगला है, हम इसमें 1.3 में बात की गई है कि झंडे का आकार क्या होगा। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि झंडा आयताकार होगा और इसका अनुपात 3:2 का होगा, 3:2 का अनुपात होगा।
लेकिन अब 3:2 का अनुपात होगा, तो फिर क्या इसकी लंबाई चौड़ाई के अन्य मानक भी निर्धारित किए गए हैं? ये भी एक सवाल बनता है। हाँ, 9 मानक तय किए गए हैं भारतीय झंडों के, जो विशेष अवसरों पर प्रयोग होते हैं। वैसे सामान्य तौर पर झंडा छोटा बड़ा जैसे भी बनाया जाए वो अलग बात है, लेकिन जो विशेष अवसरों पर प्रयोग होता है झंडा, उसके 9 मानक निर्धारित किए गए हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर 9 मानक। पहला है 63 सेंटीमीटर गुणे 42 सेंटीमीटर का, सॉरी ये मिलीमीटर में दिया गया है, 6300 मिलीमीटर यानी 630 सेंटीमीटर से 420 सेंटी गुणे 420, 360 सेंटीमीटर गुणे 240, 270। ऐसे ही 9 मानक है। सबसे छोटा झंडा जो है वो 150 मिलीमीटर यानी 15 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर का होगा। अब हम बात करते हैं कि इनका प्रयोग कहाँ होता है। फहराने के लिए जो सबसे उपयुक्त आकार बताया जाता है वो 45 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर का होता है। जो अति गणमान्य व्यक्ति हैं उनके लिए जो उड़ान भरते हैं विमान, उन पर जो झंडा लगाया जाता है वो है 22.5 सेंटीमीटर गुणे 15 सेंटीमीटर का। और मोटर कारों वाले जो झंडे हैं, जैसे गाड़ियों पर लगाए जाते हैं, उनका आकार होता है 15 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर का। अब जो इसका संहिता का भाग 2 है, संहिता का भाग 2 वो बताता है कि आम जनता, निजी संगठन, शैक्षणिक संस्थान आदि के द्वारा झंडे को फहराया जाना। वास्तव में यही भाग सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाला है, क्योंकि फहराए जाने में गलतियां होती हैं, और वो जो गलतियां होती हैं उनके लिए दंड मिलता है, और वे दंड अभिवर्णित हैं संप्रतीक और नाम अनुचित प्रयोग का निवारण अधिनियम 1950 के अंतर्गत, और दूसरा राष्ट्रीय गौरव अपमान अधिनियम 1971 के अंतर्गत। असल में झंडा संहिता बताती है कि किसी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध किसी भी व्यक्ति पर नहीं होगा अगर वो झंडा फहराना चाहता है, लेकिन उसे उन सभी प्रतिबंधों का, उन सभी शर्तों का पालन करना होगा जो कि झंडा संहिता में दिया गया है। राष्ट्रीय गौरव अपमान अधिनियम 1971 जो है उसकी धारा 2 कहती है कि कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर या किसी ऐसे स्थान पर जो लोगों को दिख रहा है, भारतीय झंडे को, भारतीय संविधान के किसी भाग को कोई जलाता है, विद्रूपित करता है, दूषित करता है, कुरूपित करता है, या अन्यथा किसी प्रकार से मौखिक या लिखित रूप से कुछ ऐसा उसको अपमानित करता है, तो उसके लिए उसे 3 वर्ष के कारावास से दंडित किया जाएगा, या जुर्माने से, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। इस प्रकार झंडे के साथ झंडे का कोई अपमान किया जाता है तो उसे 3 वर्ष तक के लिए दंडित किया जा सकता है। और अगली बात जो यही भाग बताता है कि किन स्थानों का किन कामों के लिए झंडे का प्रयोग नहीं किया जाएगा। सबसे पहले आमतौर पर मृतक संस्कार करने के लिए झंडे का उपयोग नहीं किया जाएगा। आमतौर पर ये सब समझिए, क्योंकि जो सैनिक इत्यादि हैं उनके मृतक संस्कार के लिए झंडे का प्रयोग किया जाता है। वो गणमान्य व्यक्तियों की सूची आगे तृतीय भाग में दी गई है, लेकिन सामान्य अवसर पर किसी भी मृतक शरीर को झंडे में नहीं लपेटा जाएगा। किसी भी व्यक्ति को या वस्तु को सलामी देने के लिए झंडे को नहीं झुकाया जाएगा, और सरकार के आदेश के सिवाय किसी अन्य दशा में किसी सार्वजनिक भवन पर लगे हुए झंडे को नहीं झुकाया जाएगा। झंडे को किसी वाहन, रेलगाड़ी, नाव या वायुयान के ऊपर या बगल में या पीछे ढकने के काम में नहीं लाया जाएगा।
किसी इमारत को ढकने के काम में नहीं लाया जाएगा। झंडा इस प्रकार बिल्कुल भी नहीं फहराया जाएगा कि उसका केसरिया रंग नीचे दिखे, यानी कि झंडे को हमेशा इस प्रकार फहराया जाएगा कि सबसे ऊपर केसरिया रंग दिखे और सबसे नीचे हरा रंग दिखे। इस चीज को ध्यान देने वाली बात है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो फिर वो राष्ट्रीय गौरव अवमान अधिनियम 1971 के अंतर्गत दंडित किया जा सकेगा। अब बात होती है कि साधारण जनता किन अवसरों पर झंडे को फहराएगी और क्या किया जाए, कैसा झंडा फहराया जाए। देखिए, इस झंडा फहराए जाने से पूर्व कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। जब भी कभी भी झंडा फहराया जाए तो फिर सम्मानपूर्ण स्थिति में फहराया जाना चाहिए। किसी भी दशा में झंडा अपमानित नहीं होना चाहिए। और दूसरा है कि झंडा जो है वो किसी तरह से क्षतिग्रस्त या फटा हुआ नहीं होना चाहिए जिसे फहराया जाना है। झंडा उसी प्रकार होना चाहिए जो कि निहित किया गया है, जो उसका अनुपात बताया गया है। अगर किसी मंच से झंडा फहराया जाता है तो श्रोता लोग जिस तरफ मुंह करके बैठे हैं उनके दाहिनी तरफ झंडा होना चाहिए, ना कि बाईं तरफ। और अगर किसी मंच पर पीछे की वक्ता के पीछे लगा हुआ है झंडा तो वो सबसे ऊपर लगा होना चाहिए झंडा। झंडे से ऊपर कोई भी अन्य चित्र या कुछ भी नहीं लगाया जाना चाहिए। अगर मान लीजिए किसी दीवार के सहारे लगाया गया है या टेढ़ा फहराया जा रहा है तो भी ये चीज़ ध्यान में रखना चाहिए कि केसरिया भाग उसका ऊपर रहे। आगे हम बात करते हैं कि अगर झंडा इस तरह फहराया जा रहा है कि जहाँ पर एक से अधिक झंडे हैं, जहाँ पर एक से अधिक झंडे लगे हुए हैं, सिर्फ भारत का नहीं अन्य देशों का भी झंडा है, तो क्या होगा। लेकिन ये चीज़ यहाँ जो ये मैं उपबंध बताने जा रहा हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये उपबंध भारत में ही लागू होते हैं। ये नहीं कि अगर भारत के अतिरिक्त अन्य देशों में झंडा फहराया जा रहा है तो फिर तो भी झंडा ऐसे ही रहेगा। वहाँ जो झंडा फहराया जाएगा वहाँ की जो ध्वज संहिता होगी उसके अनुसार से फहराया जाएगा। तो भारत में अगर कई देशों के झंडे के साथ भारत का झंडा लगाया जाता है तो भारत का झंडा जिस तरफ जनता मुंह करके खड़ी हो, यानी सुनने वाले जिस तरफ खड़े हों, भारत का झंडा सबसे दाहिनी तरफ रहेगा और बाकी सारे झंडे उसके बाईं तरफ रहेंगे। दूसरी बात है कि अगर झंडा इस तरह लगाया जाता है कि जैसे आपने देखा होगा वार्ता वगैरह होती है, जो भी वार्ता होती है उसमें दो देशों के झंडे लगाए जाते हैं और दोनों देशों के झंडे तिरछे लगाए जाते हैं जो द्विपक्षीय वार्ताएं होती हैं। तो इस दशा में क्या होगा, अगर इस तरह से झंडा लगाया जाता है तो राष्ट्र का झंडा जो होगा, यानी भारत का जो झंडा होगा, वो दाहिनी तरफ झुका हुआ होगा और उसका डंडा जो दूसरा ध्वज होगा उसके डंडे के ऊपर होगा। लेकिन ये किस तरफ से ऊपर होगा, जिस तरफ दर्शक बैठे हुए होंगे दर्शकों के अनुसार, ना कि वक्ता के अनुसार। यानी दर्शक जिस तरफ, दर्शकों का जो दाहिना हाथ है उस तरफ झंडे का झुका हुआ होना चाहिए और झंडे का जो डंडा है वो दर्शकों को दिखना चाहिए, यानी कि दर्शकों की तरफ से उसे ऊपर होना चाहिए। अब अगली बात जो आती है वो है, अगर संयुक्त राष्ट्र संघ के झंडे के साथ भारत का झंडा लगाया जाता है तो क्या होगा। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ एक ऐसी संस्था है जिसके दुनिया के ज़्यादातर देश सदस्य हैं और एक तरह से समझा जाए जो वैश्विक राज्य की परिकल्पना है, उसके लिए अगर वैश्विक राज्य की परिकल्पना में देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र सबसे बड़ी शक्ति है।
तो फिर भारतीय झंडे को कैसे फहराया जाएगा? भारतीय झंडे को सबसे पहली चीज जो है वो परंपरा के अनुसार फहराया जाएगा, जैसी परंपरा रहती है झंडा फहराने की, या फिर एकदम से दाईं ओर उसको फहराया जाएगा। दो बातें हैं, पहली परंपरा और दूसरी है कि जो दर्शक जिस तरफ से देख रहे होंगे उसका वहाँ दाईं ओर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो भी जिस भी बिल्डिंग पर, जिस भी इमारत पर ध्वज लगा हुआ है उसमें सबसे बाईं तरफ भारतीय झंडे का डंडा रहेगा, और जितने झंडे फहराए जाएंगे सबके दंड एक बराबर होंगे। कोई भी झंडा ना तो ऊंचा होगा ना ही नीचा होगा, और एक ही ध्वज दंड में एक से ज्यादा झंडे नहीं फहराए जा सकते हैं। यानी कि जब भी झंडा फहराया जाएगा प्रत्येक राष्ट्र का झंडा अलग अलग ध्वजदंड पर होगा। अब देखिए सरकारी इमारतों पर झंडा फहराया जाना, कौन कौन सी सरकारी इमारतों पर झंडा फहराया जाता है? उच्च न्यायालय, सचिवालय, कमिश्नर के कार्यालय, जिला कचहरियाँ, जेल, जिला और मंडल के कार्यालय, नगर पालिकाएँ, जिला परिषद, कोई भी अन्य सार्वजनिक उपक्रम हैं जो उनके कार्यालय होते हैं, जो उनकी सार्वजनिक इमारतें हैं, वहाँ पर झंडा फहराया जाता है। साथ साथ सीमांत क्षेत्र जो हैं, जैसे सीमा शुल्क चौकियाँ हैं, जांच चौकियाँ जो चेक पोस्ट बने हुए हैं सीमा पर, जो सीमा चौकियाँ हैं, आउटपोस्ट हैं, इन स्थानों पर झंडा फहराया जाता है। जो गश्ती दल के शिविर हैं वहाँ पर झंडा फहराया जाता है। जहाँ भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराज्यपाल के मुख्यालय हों, उनके सरकारी निवास हों, अगर वो बाहर दौरे पर हैं और वे जिस भवन में निवास कर रहे हैं वहाँ भी झंडा फहराया जाना जरूरी है। इसके बाद इससे आगे हम बात करते हैं कि किन मोटर कारों पर झंडा फहराया जाना, किन लोगों की जो गाड़ियां होती हैं अधिकारियों की, किनके गाड़ियों पर झंडा फहराया जाएगा। सबसे पहला नाम है राष्ट्रपति, दूसरा नाम है उपराष्ट्रपति, तीसरा है राज्यपाल और उपराज्यपाल, चौथा है विदेशों में जो भारतीय दूतावास हैं, भारतीय मिशन हैं, उनके पोस्टों के जो अध्यक्ष हैं जहां वे नियुक्त हैं उनके। फिर अगला है प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री जो होंगे, केंद्र में जो राज्य मंत्री और उप मंत्री, यानी कि जितने भी मंत्री होंगे केंद्र के और जितने भी मंत्री राज्य के होंगे, इन सब की गाड़ियों पर राष्ट्रीय ध्वज होगा। जो अध्यक्ष होगा लोकसभा का, राज्यसभा का, उपाध्यक्ष होगा, विधान परिषदों के अध्यक्ष होंगे, विधानसभाओं के उपाध्यक्ष होंगे या अध्यक्ष होंगे, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होंगे, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश होंगे, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश होंगे, इन सब की गाड़ियों पर ध्वज फहराया जाएगा। लेकिन सदैव राष्ट्रीय झंडा कार की दाईं ओर फहराया जाता है। और सोचिए अगर कोई विदेशी व्यक्ति है, वो भारत आया हुआ है, तो फिर झंडा कहाँ लगेगा? क्योंकि तब उस गाड़ी में दोनों देशों के झंडे लगे हुए होंगे। तो फिर जो भारतीय ध्वज होगा वो दाहिनी तरफ होगा, तथा वो जिस देश से का व्यक्ति आया है अतिथि बनकर, उस देश का झंडा बाईं तरफ लगा हुआ होगा। अब बात करते हैं झंडे को झुकाने की। किस व्यक्ति की मृत्यु पर कहाँ झंडा झुकाया जाएगा? संपूर्ण भारत में झंडे का झुकाया जाना राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की मृत्यु पर ही संपूर्ण भारत में झंडा झुकाया जाएगा। अगर मृत्यु होती है लोकसभा के अध्यक्ष की, भारत के मुख्य न्यायाधीश की,
तो फिर दिल्ली में। अगर केंद्रीय कैबिनेट मंत्री की मृत्यु होती है तो झंडा झुकाया जाएगा दिल्ली में और राज्यों की राजधानियों में। अगर केंद्र के राज्य मंत्री या उप मंत्री की मृत्यु होती है तो झंडा केवल झुकाया जाएगा दिल्ली में। अगर राज्यपाल, उपराज्यपाल, राज्यों के मुख्यमंत्री या संघ शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री इनकी मृत्यु होती है तो संबंधित राज्य या उस संघ शासित राज्य में ही झंडा झुकाया जाएगा। अगर किसी राज्य के कैबिनेट मंत्री की मृत्यु होती है तो फिर संबंधित राज्य की राजधानी में झंडा झुकाया जाएगा। तो ये तो हुई बात झंडा झुकाया जाएगा, लेकिन कैसे झुकाया जाएगा। अब सोचिए किसी की मृत्यु की, जैसे कोई व्यक्ति है, उपरोक्त में से कोई व्यक्ति है, उसकी मृत्यु की सूचना अपराह्न में मिलती है यानी दोपहर के बाद। तो जिस दिन अगर उसकी अंत्येष्टि शाम तक कर दी जाती है तो झंडा उसके दूसरे दिन भी झुकाया जा सकता है। जहाँ पर उसकी अंत्येष्टि की जाएगी वहाँ सदैव झंडे झुकाए जाएंगे। जहाँ भी ऐसे उपरोक्त में से किसी व्यक्ति की अंत्येष्टि की जाएगी, सोचिए अगर विदेश में तो हम बात कर रहे हैं कि अगर सोचिए कोई भारतीय दूतावास है, वो विदेश में स्थित है और उस देश के राष्ट्राध्यक्ष की मृत्यु हो जाए तो फिर क्या होगा। इस दशा में भी जो वहाँ दूतावास का अध्यक्ष होगा, जो अधिकारी होगा, वो चाहे तो झंडा झुका सकता है। जो वहाँ का राजनयिक अधिकारी होता है उसे कहते हैं डीन ऑफ द डिप्लोमेटिक कोर। उसके आदेश के अनुसार झंडा झुकाया जाता है। ठीक है, फिर आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए विषय के साथ। धन्यवाद।